नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। माइक, आपकी नींद में खलल डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बाहर से एक आवाज आए। मैं ग्रैंड मेज के आदेश पर आया हूँ। मेज लियान का नाम सुनते ही माइकल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर भी माइकल खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। बाहर खड़े शूरवीर ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर उसे अभिवादन किया और फिर आगे कहा, महान जादूगर आपको उड़ने वाले जहाज के भोजन कक्ष में भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये भोजन का निमंत्रण है? यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। माइकल ने मना करने पर विचार किया, लेकिन अंततः उसने मना न करने का विकल्प चुना। इससे बचने की बजाय इसका सीधे सामना करना बेहतर था। इससे बचना भी असभ्य लग सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए माइकल को इस बात की परवाह नहीं होती कि वे क्या सोचते हैं, लेकिन मेज लियान के लिए यह अलग था। यही वह व्यक्ति था जिसने उसके लिए इस दुनिया में जल्दी से घुल मिल जाना काफी हद तक संभव बनाया। ये और उनका रिश्ता भी अच्छा चल रहा था। माइकल को नहीं लगता था कि यह रिश्ता जल्द ही खत्म होगा और वह यही चाहता था। आगे चलो, माइकल ने आगे बढ़ते हुए कहा। जैसे ही वे उड़ने वाले जहाज के गलियारों से गुजर रहे थे, माइकल के विचार कई चीजों की ओर भटक गए। उनमें से एक बात यह थी कि मेज लियान क्या चाहती थी। दूसरा, क्या वे जहाज पर रसोइये थे? माइकल उस शूरवीर के पीछे पीछे जहाज के अच्छी तरह से रोशन गलियारों से गुजरा। उसके जूतों की हल्की सी आवाज चिकने पॉलिश किए हुए फर्श पर गूंज रही थी। उसके आगे चल रहा योद्धा एक अलंकृत लकड़ी के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। एक जोरदार दस्तक के साथ शूरवीर ने दरवाजा खोला और माइकल को अंदर आने का इशारा किया। अंदर थोड़े विशाल कमरे में एक लंबी डाइनिंग टेबल फैली हुई थी, जिस पर तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। भुने हुए मांस, मसालेदार सब्जियों और विदेशी मसालों की मनमोहक सुगंध हवा में फैली हुई थी। माहौल भव्य था। किसी उड़ते हुए जहाज पर साधारण भोजन की बजाय शाही भोज जैसा लग रहा था। मेज लियान मेज के दूसरे छोर पर बैठे थे। उनका हावभाव संयमित लेकिन सहज था। मोमबत्ती की रोशनी में उनके लाल वस्त्र हल्की हल्की चमक रहे थे। ये चोगा पहले जैसा ही था, जिस पर उम्र के स्पष्ट निशान थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि जब जादूगरनी लियान जहाज पर लौटी तो इसे गंदगी से साफ कर दिया गया था। जैसे ही माइकल ने प्रवेश किया, मेज लियान की तीक्ष्ण निगाहें उससे मिली। सर माइक, उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया और अपने सामने खाली सीट की ओर इशारा किया। कृपया बैठिए। माइकल ने बात मान ली और आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया। तभी कमरे में मौजूद एक शूरवीर ने उसके लिए गहरे अंबर रंग की शराब का गिलास भरने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने प्याला तो ले लिया, लेकिन पिया नहीं, बल्कि जादूगरनी लियान के बोलने का इंतजार करने लगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है, उन्होंने कहना शुरू किया। उनकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें अधिकार का भाव झलक रहा था। माइकल ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यह विचार मेरे मन में आया था। मेज लियान के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, हमेशा की तरह सीधे सादे। उन्होंने खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले खा लो, फिर हम बात करेंगे। माइकल ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। मना करना असभ्यता होती, और सच कहूं तो अच्छी तरह से तैयार भोजन को देखकर उसकी भूख बढ़ गई थी। इस दुनिया ने उसके लिए भोजन के मामले में वाकई अपना अलग ही तरीका अपना लिया था। माइकल ने एक कांटा उठाया और मसालेदार मांस का एक टुकड़ा चखा। मसालों के समृद्ध मिश्रण और कोमल बनावट का आनंद लिया। मेज लियान ने माइकल की प्रतिक्रिया को मुस्कुराते हुए देखा जब उसने पहला निवाला लिया। भोजन बेहद स्वादिष्ट था। ऐसा लग रहा था मानो हर व्यंजन दूसरे का एकदम सही पूरक हो। स्वाद लाजवाब था। मसालों का सूक्ष्म मिश्रण था, जिससे एक ऐसा स्वादिष्ट अनुभव प्राप्त हुआ जिसकी सराहना एक अनुभवी यात्री भी करेगा। तो कैसा चल रहा है? मेज लियान ने पूछा, उनकी आवाज में थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। माइकल ने निवाला निगलते हुए सिर हिलाया। ये अच्छा है। मेज लियान मुस्कुराए और उसने एक ऐसा खुलासा किया जिससे माइकल हैरान रह गया। इन्हें हमारे साथ जहाज पर सवार शूरवीरों ने बनाया था। माइकल ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शूरवीर इतने अच्छे रसोइये होंगे। मेज लियान ने धीरे से हंसते हुए कहा, आपका आश्चर्यचकित होना गलत नहीं है, लेकिन सभी शूरवीर केवल युद्ध कौशल पर ही केंद्रित नहीं होते। उनमें से कुछ के पास युद्ध के अलावा कई अन्य कौशल भी होते हैं। मेज लियान ने हाथ हिलाकर उस विचार को खारिज कर दिया। ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आम है, खासकर उन लोगों में जिन्होंने व्यापक यात्रा की है। इस खुलासे से उत्सुक होकर माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्होंने हमेशा शूरवीरों को केवल युद्ध के लिए प्रशिक्षित दृढ़ योद्धाओं के रूप में देखा था। यह विचार कि उनमें खाना पकाने की कला या अन्य सूक्ष्म कौशल भी हो सकते हैं, अप्रत्याशित था। मेज लियान की निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं, उनकी आंखों में शरारत थोड़ी कम हो गई। मैंने सीखा है कि जितना अधिक कोई दुनिया का अनुभव करता है, उतने ही अधिक कौशल वह सीखता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उन्हें किस चीज का प्रशिक्षण दिया गया है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिन भी परिस्थितियों में हों, उनके अनुरूप कैसे ढल जाते हैं। माइकल ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया। उसके दिमाग में विचारों का प्रवाह बदल रहा था। उसका अनुभव कुछ अलग था, क्योंकि वह ऐसी दुनिया से आया था जहां जीवन यापन आसान था। खैर, हाल की घटनाओं से पहले तक तो ऐसा ही था। फिर भी वह उस भावना को समझता था, जीवित रहना और अनुकूलन करना। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, तब उसने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा था। माइकल की उम्मीद के विपरीत कि जादूगर सीधे उस कारण पर आएगा जिसके लिए उसने उसकी उपस्थिति का अनुरोध किया था, जादूगर लियान ने इसके बजाय भोजन को शाम का मुख्य केंद्र बिंदु बनाने में संतुष्टि व्यक्त की।
इसके साथ ही मेजलियान ने एक मनोरंजक मेजबान की भूमिका भी निभाई। यह माइकल की उम्मीदों से परे था, लेकिन उसने दखल नहीं दिया। पहली बात तो यह थी कि समय बिताने का यह एक अच्छा तरीका था। दूसरा, उनकी बातचीत के माध्यम से वह अपने मूल देश के उस हिस्से के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर सकता था जहां वह था, और साथ ही उसका मनोरंजन भी होता रहता था। कुछ मिनट बीत गए और जैसे जैसे मेजलियान और माइकल बात करते रहे, उनकी बातचीत अनजाने में उन्हें थोड़ा और करीब ले आई और उनके बीच एक शांत समझ विकसित होने लगी। कुछ देर के लिए दोनों ने बातचीत बंद कर दी और पूरी तरह से खाने पर ध्यान केंद्रित किया। कमरे में मौजूद योद्धा हालांकि उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित था, खासकर महान जादूगर की स्थिति को देखते हुए अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रख सका। अचानक मेजलियान ने उसकी ओर मुड़कर देखा। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? मेजलियान ने पूछा। यह एक प्रश्न जैसा लग रहा था, लेकिन निस्संदेह यह एक आदेश था। योद्धा ने जरा भी संकोच नहीं किया। सम्मानपूर्वक झुककर वह कमरे से बाहर निकल गया। खाना बहुत बढ़िया था, कम से कम माइकल तो यही सोचता था। इसके साथ हुई चर्चा भी उतनी ही आनंददायक थी। ये सुखद था, यहाँ तक कि सुकून देने वाला भी था, लेकिन माइकल के लिए बस इतना ही काफी था। मेजलियान के साथ उनके संबंधों को देखते हुए उनके साथ भोजन करना कोई असामान्य बात नहीं थी। दरअसल उन्होंने अपनी जान पहचान की शुरुआत में ही ऐसा किया था। हालांकि ये कभी भी पुराने दोस्तों की तरह बातचीत करने की हद तक नहीं पहुंचा था। माइकल जानता था कि मेजलियान उससे कुछ चाहती थी, या यूं कहें कि उससे कुछ कहना चाहती थी। वह इस तरह की आत्मीयता दिखाने की कोशिश से हैरान था, या कम से कम उससे यही संदेह था। उनके लिए मेजलियान शायद सिर्फ माहौल बना रही थी, और वह सही था। क्या सर माइक का अब भी ड्यूक ऑफ एवरमून की प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई इरादा है? माइकल का हाथ रुक गया। ड्यूक की प्रतियोगिता, इसे दोबारा सुनकर वह असमंजस में पड़ गया। ये सब महज एक सुविधाजनक झूठ था, एक साधारण बहाना जिसका इस्तेमाल उसने कुछ दिन पहले अपनी पहली मुलाकात के दौरान मेजलियान से मिलने के लिए किया था। सच तो यह है कि उन्हें प्रतियोगिता में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। पहली बात तो यह है कि पुरस्कार ही निराशाजनक था। इस आयोजन के बारे में उसने जितनी भी बातचीत सुनी थी, वह सब ड्यूक की बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। वह कौन थी और उससे शादी करने की प्रतियोगिता कौन जीत सकता था? एक महिला के लिए लड़ने के विचार के प्रति अपने सहज प्रतिरोध के अलावा ये जानते हुए भी कि अन्य पुरस्कार भी थे, माइकल मूल भूमि पर मजबूत होने के अवसरों के लिए आया था, पत्नी खोजने के लिए नहीं। हालांकि अपने असली विचारों के बावजूद उन्होंने इसके विपरीत उत्तर दिया। जी हाँ, मेजलियान। उसे अभी भी झूठ को बरकरार रखना था, कम से कम कुछ और समय के लिए, इससे पहले कि वह पहले जैसी ही उदासीनता दिखा सके। फिर भी वह सोच रहा था, वह मुझसे ये क्यों पूछ रहा है? मेजलियान ने माइकल के जवाब पर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर राहत की एक झलक दिखाई दी, जिसे माइकल ने बखूबी भांप लिया। उसका संदेह और बढ़ गया, लेकिन मेजलियान अभी रुके नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, क्या सर माइक को पता है कि प्रतियोगिता जीतने पर क्या पुरस्कार मिलेंगे? क्या वह ड्यूक की बेटी से शादी करने के लिए तैयार है? ओह, क्या सर माइक को राजकुमारी में दिलचस्पी है? जरूरी नहीं। माइकल को लगा कि सीधे सीधे मना करना असभ्य होगा, इसलिए उसने घुमा फिराकर जवाब देना बेहतर समझा। लेकिन उसकी इस स्पष्टवादिता से ग्रैंड मेज के होंठ फिर भी फड़क उठे। खांसी तो सर माइक को प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मिलने वाले अन्य पुरस्कारों के बारे में नहीं पता। मेजलियान अपने पिछले प्रश्न पर लौट आया। संदेह के भाव से माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मेजलियान का व्यवहार अजीब था। नाइट के जाने के क्षण से ही उसका व्यवहार बदल गया था। माइकल समझ गया था कि दूसरा पक्ष उससे कुछ खास कहना चाहता है। फिर भी ऐसा लग रहा था कि मेजलियान या तो इसे सीधे तौर पर कहने में संघर्ष कर रही थी या जानबूझकर अस्पष्ट तरीके से कह रही थी। दुर्भाग्यवश माइकल के पास समय तो था, लेकिन इसके लिए समय नहीं था। मेजलियान को बस वही कहना चाहिए जो वह कहना चाहता है। मेजलियान ने आह भरी। उनके वृद्ध चेहरे पर एक विरोधाभासी मुस्कान उभर आई। उसे पता था कि वह जल्दबाजी कर रहा है। उसे पता था कि इससे माइकल के साथ उसका रिश्ता खराब हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो उसकी मौत हो सकती है। सोलपूल फ्रूट सचमुच एक अद्भुत खजाना था। इसने उसकी माना शक्ति को भयावह स्तर तक बढ़ा दिया था, यहाँ तक कि उसके भीतर एक अनोखा स्थान भी खोल दिया था। लेकिन बड़े लाभ अक्सर बड़े नुकसान के साथ आते हैं। पहले तो उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन उड़ने वाले जहाज पर लौटने पर सच्चाई एकदम स्पष्ट हो गई। उसका शरीर बिगड़ रहा था। हाँ, स्थिति बिगड़ रही है। माइकल की ही तरह मेजलियान का शरीर, जो उसकी विशाल माना शक्ति का पात्र था, अब पर्याप्त नहीं रह गया था। लेकिन माइकल के विपरीत वह अवेक्न नहीं था, जिसकी शक्ति पूर्व निर्धारित आंकड़ों से सीमित नहीं थी। उसके पास अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए कोई आपातकालीन विशेषता अंक नहीं थे। विडंबना यह है कि जहां उसकी बढ़ी हुई माना शक्ति से उसे लंबी आयु और अधिक शक्ति मिलनी चाहिए थी, वहीं अब यही चीज उसके लिए जानलेवा साबित हो रही थी। हताश होकर उसने समाधान खोजने के लिए अपनी विशाल स्मृति को खंगाला, और फिर उसे कुछ याद आया। ड्यूक ऑफ एवरमून की प्रतियोगिता के लिए घोषित पुरस्कारों में एक ऐसा खजाना भी शामिल था जिस पर ग्रेट स्टेज के नीचे के सभी शूरवीरों की नजर थी। जादूगरों के लिए तो यह और भी अधिक मूल्यवान था। इससे उन्हें एक मजबूत शारीरिक बनावट मिल सकती है, जिससे उनके नाजुक शरीर को मजबूती मिलेगी और उनकी अंतर्निहित कमजोरियां कम हो जाएंगी। दुर्भाग्यवश वह ड्यूक से सीधे खजाने की मांग नहीं कर सकता था। इसमें बहुत सारी पेचीदगियां थीं, और वह स्वयं भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका। इसके कारण और भी स्पष्ट थे। मेजलियान ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। श्रीमिक, प्रतियोगिता के पुरस्कार उतने सरल नहीं हैं जितने दिखते हैं। हालांकि ड्यूक की बेटी पुरस्कारों में से एक है, लेकिन मेरी रुचि उसमें नहीं है। माइकल चुपचाप खड़ा रहा और उसके बोलने का इंतजार करता रहा। प्रतियोगिता के विजेता को मिलने वाले पुरस्कारों में टाइटन्स हॉट एलिक्जिर नामक एक विशेष औषधि शामिल है।
यह एक दुर्लभ रासायनिक रचना है जो इसका सेवन करने वालों के शरीर को असाधारण रूप से मजबूत बनाती है। शूरवीरों के लिए यह उनकी सहनशक्ति और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे उनका शरीर लोहे की तरह कठोर हो जाता है। लेकिन जादूगरों के लिए ये और भी अधिक मूल्यवान है। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जीत हासिल करूं? मेजलियान ने थकी हुई हंसी हंसते हुए कहा, आप हमेशा की तरह तेज हैं, श्री माइक। जी हाँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। माइकल कुर्सी पर पीछे झुककर जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। उन्हें प्रतियोगिता की कभी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन इस अमृत के बारे में सुनकर उन्होंने इसके महत्व पर पुनर्विचार किया। फिर भी वो बिना किसी अच्छे कारण के दूसरों की लड़ाई लड़ने वालों में से नहीं थे। और इससे मुझे क्या मिलेगा? माइकल ने पूछा। उसका लहजा तटस्थ लेकिन दृढ़ था। मेजलियान ने सिर हिलाया, मानो उन्हें इस सवाल की उम्मीद थी। मैं आपसे ये काम मुफ्त में करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर आप सहमत होते हैं तो मैं आपको बदले में उतनी ही मूल्यवान चीज प्रदान करूंगा। चाहे वह दुर्लभ जादुई ज्ञान हो, कलाकृतियां हो या कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, आपको मेरा पूरा समर्थन मिलेगा। माइकल ने उस बूढ़े जादूगर का अध्ययन किया। उसकी आंखों में हताशा साफ झलक रही थी, हालांकि उसने संयम का दिखावा करके उसे छुपाने की कोशिश की। यह कोई साधारण अनुरोध नहीं था। कुछ देर की चुप्पी के बाद माइकल बोला, मैं इस बारे में सोचूंगा। मेजलियान ने धीरे से सांस छोड़ते हुए सहमति में सिर हिलाया। बस यही मेरी गुजारिश है। आप आराम से सोचिए, श्री माइक। लेकिन याद रखिए, प्रतियोगिता नजदीक आ रही है। जल्द ही फैसले लेने होंगे। माइकल ने सिर हिलाकर हल्की सी सहमति दी और फिर उठ खड़ा हुआ। मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेजलियान। जी हाँ, बिल्कुल, शूरवीर आपको ले चलेगा। जैसे ही मेजलियान ने बोलना शुरू किया, उसने अपने सामने रखी एक छोटी घंटी बजा दी। तो इसका यही मकसद है, माइकल ने सोचा जैसे ही दरवाजा खुला और थोड़ी देर पहले वाला योद्धा अंदर आ गया। कृपया सर माइक को उनके कमरे में ले जाइए। उड़ने वाले जहाज पर केवल 3 ही आगंतुक सवार थे, मेजलियान, माइकल और मास्टर युआन। जहाज के प्रभारी शूरवीरों के रूप में उनमें से कई लोग उन कमरों से अच्छी तरह वाकिफ थे जो 3 मेहमानों को आवंटित किए गए थे। शूरवीर ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर माइकल को अपने पीछे आने का इशारा किया। बिना कुछ कहे वे गलियारे में दाखिल हुए और उनके पीछे भारी दरवाजा एक धीमी सी आवाज के साथ बंद हो गया। माइकल चुपचाप चलता रहा, उसका मन विचारों से भरा हुआ था। वह मूर्ख नहीं था, वह अच्छी तरह जानता था कि मेजलियान के साथ क्या हो रहा है। स्वयं सोल पूल फ्रूट का सेवन करने के बाद उन्होंने अपने माना पूल में जबरदस्त विस्तार का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उसका शरीर इसे संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिससे उसे खुद को स्थिर करने के लिए अपने अप्रयुक्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन मेजलियान के पास ये सुविधा नहीं थी। बूढ़े जादूगर को शायद तब जाकर कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। और अब वह इसे ठीक करने के लिए माइकल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि माइकल को सहानुभूति नहीं थी, उसे थी। लेकिन यहीं पर असली समस्या आती है। जब वह खुद भी उसी समस्या से जूझ रहा था तो उसे मदद क्यों करनी चाहिए थी? उनका अपना शरीर भी सर्वोत्तम स्थिति से बहुत दूर था। सोल पूल फ्रूट ने उसे अपार लाभ प्रदान किए थे, लेकिन उसका शारीरिक स्वास्थ्य अभी भी पिछड़ रहा था और तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहा था। और फिर भी मेजलियान ने या तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया या फिर उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। यहीं पर माइकल दुविधा में पड़ गया था। जब मुझे खुद उतनी ही जरूरत है तो मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए? जहां तक माइकल का सवाल था, ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वह मेजलियान का कोई एहसानमंद है, और अगर कुछ था तो आत्मा कुंड के फल प्राप्त करने में उनकी सहायता से उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया था। फिर भी टाइटन का हृदय अमृत लुभावना था। अगर मेजलियान की बात सच थी तो शायद यही वह चीज हो सकती है जिसकी उसे अपने शरीर को मजबूत करने के लिए जरूरत थी। प्रतियोगिता अपने आप में परेशानी का सबब हो सकती है, लेकिन अगर वह सही तरीके से खेले तो उसे कुछ मूल्यवान चीज मिल सकती है। क्या मुझे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए? माइकल अब इस बारे में गंभीरता से सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। शूरवीर एक दरवाजे के सामने रुका और उसे धक्का देकर खोल दिया। आपका कमरा, श्री माइक। माइकल ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। माइकल अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा था, उसका दिमाग अभी भी मेजलियान के साथ हुई बातचीत को दोहरा रहा था। बूढ़े जादूगर की विनती का बोझ उस पर साफ दिख रहा था। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और धीरे धीरे सांस छोड़ी। टाइटन का हृदय अमृत, एक ऐसा खजाना जो जादूगर के कमजोर शरीर को मजबूत कर सके और उनकी शारीरिक सहनशक्ति को बढ़ा सके। ये निस्संदेह एक लुभावना पुरस्कार था, एक ऐसा पुरस्कार जो उसकी अपनी स्थिति को स्थिर करने में मदद कर सकता था। लेकिन यही तो मुद्दा था, उसे मेजलियान को वह चीज हासिल करने में मदद क्यों करनी चाहिए जिसकी उसे भी उतनी ही जरूरत थी। माइकल बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गया और छत की ओर देखने लगा। वह खुद को स्वार्थी नहीं मानता था, लेकिन यह मामला अलग था। उसका अपना शरीर सोल पूल फ्रूट के प्रभावों को झेल रहा था। अगर उसके पास आपातकालीन विशेषता अंक न होते तो वह खुद को मेजलियान जैसी ही स्थिति में पा सकता था, या इससे भी बदतर स्थिति में। मेजलियान ने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। उस बूढ़े जादूगर की चिंता केवल स्वयं के लिए थी। माइकल भोला नहीं था, वह समझता था कि आत्मरक्षा सर्वोपरि है, यही दुनिया का नियम है। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसे अपनी जान को प्राथमिकता देनी होगी। फिर भी इससे कुछ न कुछ लाभ तो होना ही था। इससे पहले प्रतियोगिता महज एक बहाना थी, अब इसका वास्तविक मूल्य था। यदि टाइटन का हृदय अमृत उतना ही शक्तिशाली था जितना कि जादूगर ने दावा किया था, तो माइकल के पास प्रतियोगिता में भाग लेने पर विचार करने का हर कारण था। समस्या ये थी कि वह इसे चाहने वाला अकेला नहीं था। मेजलियान को जीतने के लिए उसकी जरूरत थी, और इससे माइकल को फायदा मिला। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, उसके मन का बोझ हल्का हो गया। पहली बार उसके पास निर्णायक शक्ति थी।
मेज लियान शायद हताश हो, लेकिन हताशा लोगों को सामान्य से कहीं अधिक सौदे करने के लिए प्रेरित करती है। अगर माइकल सही चाल चलता है तो वह अमृत से भी कहीं अधिक बड़ी चीज हासिल कर सकता है। सवाल यह था कि मेज लियान किस हद तक जाने को तैयार थी। माइकल ने चादर के नीचे करवट बदली और आंखें बंद कर ली। वह जादूगर को जल्द ही जवाब देगा। हालांकि मेज लियान को मनचाहा जवाब मिलेगा या नहीं, ये कई कारकों पर निर्भर करता था। एक पक्ष निश्चित रूप से वह पेशकश कर सकता था जो दूसरा पक्ष कर सकता था। दूसरा विकल्प इस बात पर निर्भर करता था कि उसकी मूल दुनिया उसे क्या प्रदान कर सकती है। माइकल ये बात कभी नहीं भूलेगा कि उसकी मूल दुनिया में ऐसे संसाधन और अवसर थे जो उसकी जन्मभूमि में नहीं थे। यदि उसकी अपनी दुनिया उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई व्यवहार्य विकल्प प्रदान कर सकती है, तो जादूगर लियान को एक महत्वपूर्ण बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस संभावना की बात करें कि मेज लियान को यह एहसास ही नहीं था कि उसे भी उस अमृत की जरूरत है। माइकल इतना भोला नहीं था। ये जानते हुए कि वह कुछ समय के लिए अपनी मूल दुनिया में वापस नहीं लौट पाएगा, माइकल ने इस अवसर का लाभ उठाकर ठीक से आराम करने का फैसला किया। उसने अपनी प्रतिभा, मेज लियान या अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उसने बस आराम किया। तारांकन 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 तारांकन। मेज लियान ने माइकल को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। चारों ओर घना और भारी सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद ही मेज लियान ने एक आह भरी, जिसके बाद उसने थकी हुई हंसी हंसी। मुझे आश्चर्य होता है कि वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा। हाँ, ये झूठ नहीं था कि आशीर्वाद के बाद दुर्भाग्य आता है। मेज लियान खुद को दुविधा में महसूस करने से रोक नहीं पाए। मेज के पास कुर्सी पर बैठने से पहले मेज लियान की निगाहें कुछ क्षण और दरवाजे पर टिकी रहीं। उसकी उंगलियां मेज के किनारे पर फिर रही थी। चिकनी लकड़ी उसके दिमाग में उमड़ रही उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा नहीं था कि उसे माइकल से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। हताशा अक्सर निर्णय लेने की क्षमता को धूमिल कर देती है, और जादूगर लियान अपनी बढ़ती हुई हताशा से भलीभांति अवगत थे। उनकी हालत इस समय मेज लियान पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक समय राज्य के विशाल मंच पर सबसे कमजोर अलौकिक शक्तियों में से एक माने जाने वाले वह उन्नत जादू में महारत हासिल करने के बाद मध्य स्तर के ऊपरी स्तर तक और शायद उससे भी थोड़ा ऊपर पहुंच गए थे। हालांकि ऐसी शक्ति प्राप्त करने की कीमत बहुत अधिक थी। मेज लियान ने मन ही मन एक अनुमान लगाया और परिणाम भयावह था। बाहरी मदद के बिना वह ज्यादा से ज्यादा 4 साल ही टिक सकता था। तकनीकी रूप से उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली विशाल मात्रा में माना ऊर्जा के कारण उसकी आयु कई दशकों तक बढ़ जानी चाहिए थी। फिर भी वही माना शक्ति उसके विरुद्ध हो गई, जिससे उसके शरीर के भीतर क्षय की प्रक्रिया तेज हो गई और उसके शेष वर्ष उसकी अपेक्षित आयु के एक अंश मात्र रह गए। 4 साल से भी कम। सोलफुल फ्रूट ने शक्ति का अपना विशाल वादा तो पेश किया था, लेकिन किस कीमत पर? उसका शरीर अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हुई माना शक्ति को सहन करने में असमर्थ होकर अब टूटने लगा था। माइकल की दया पर निर्भर रहने का विचार असहनीय था। बेशक माइकल को कम आंकना उचित नहीं था और उसके साथ समान व्यवहार करना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन एक महान जादूगर होने के नाते मेज लियान का अपना अलग ही गौरव था। एक ऐसे बच्चे की दया पर निर्भर रहना जो निश्चित रूप से उससे कम 5 गुना बड़ा था, उसके लिए कष्टदायक था। लेकिन जादूगर को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या माइकल ने उसकी चाल समझ ली थी। वह युवक जितना दिखता था उससे कहीं अधिक चतुर था, और जादूगर लियान को सावधान रहना होगा। मेरे पास समय कम होता जा रहा है, मेज लियान ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज में निराशा झलक रही थी। और अब ये सब उन पर निर्भर है। जहां तक ड्यूक ऑफ एवरमून से सीधे औषधि मांगने की बात है, वह तो नामुमकिन ही थी। एक तो ड्यूक ऑफ एवरमून भी उस भव्य मंच पर मौजूद थे। इस मामले में किसी वरिष्ठ का सम्मान करने जैसी कोई बात नहीं थी। इसके अलावा ड्यूक पहले ही इनाम की घोषणा कर चुका था। मेज लियान के खातिर उससे इनाम वापस लेने के लिए कहना असभ्य और अस्वीकार्य होगा। बेशक अगर मेज लियान समान मूल्य की कोई चीज पेश कर पाती तो स्थिति अलग होती, लेकिन सच कहें तो उसके पास ऐसे खजाने के बदले में देने के लिए कोई भी वास्तविक मूल्यवान वस्तु नहीं थी। हालांकि उसे छुपकर काम करना पसंद नहीं था, लेकिन माइकल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसका वह फायदा उठा सकता था। एक और कारण ड्यूक ऑफ एवरमून के गुप्त इरादे थे। जो भी ध्यान दे रहा था उसे यह बात स्पष्ट थी। राजा ने पद त्याग दिया था और अब राजकुमार सिंहासन के लिए होड़ कर रहे थे। उनमें से कुछ शक्तिशाली दावेदार ड्यूक से जुड़े हुए थे। फिर भी अपने स्पष्ट प्रभाव के बावजूद ड्यूक ऑफ एवरमून ने हमेशा तटस्थता की छवि बनाए रखी थी, एक ऐसे व्यक्ति की छवि जो सत्ता में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन वह एक सुनियोजित भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। यह प्रतियोगिता अपने आप में एक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन थी। ड्यूक के लिए खुले तौर पर किसी का पक्ष लिए बिना प्रभाव डालने का एक तरीका। अपनी बेटी का हाथ शादी के पुरस्कार के रूप में पेश करके उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि केवल सबसे योग्य दावेदार ही इस अवसर के लिए आगे आएंगे, और उन दावेदारों में वे व्यक्ति भी शामिल थे जिन्हें ड्यूक संभवतः पसंद करते थे। मेज लियान इस खेल को समझ गई थी। यह प्रतियोगिता केवल उनकी बेटी का विवाह सुनिश्चित करने के बारे में नहीं थी, यह एक राजनीतिक दांवपेच था, और इसी वजह से यह और भी खतरनाक हो गया। तारांकन 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 तारांकन। कई घंटे बीत गए और पर्वतीय बंदरों के शवों को लाने गए शूरवीर लौट आए। बिना समय बर्बाद किए वे एक बार फिर रवाना हो गए। वे राजधानी से रवाना हुए और दोपहर के कुछ समय बाद अपने गंतव्य पर पहुंचे। पूरे प्रवास में लगभग 4 घंटे लगे, जिससे सभी लोग अपने प्रस्थान से एक शाम पहले तक वहीं रहे। जब तक वे राजधानी पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। हालांकि पिछली बार के विपरीत, जहां माइकल को राजधानी के बाहर उतारा गया था और उसे भीतरी शहर में प्रवेश करने के लिए जादूगर लियान के पीछे एक विशेष प्रवेश द्वार से गुजरना पड़ा था, इस बार माइकल को सीधे भीतरी शहर में उतारा गया था। माइकल बाहर निकला, उसके बूट पॉलिश किए हुए पत्थर के फर्श पर क्लिक कर रहे थे। उसने अपने बगल में उतरे जादूगर लियान की ओर देखा।
बूढ़े जादूगर के चेहरे के भाव समझ से परे थे, लेकिन माइकल उनकी मुद्रा में तनाव महसूस कर सकता था। महान जादूगर के मन में पहले जो भी विचार चल रहे थे वे अब भी उनके मन से नहीं निकले थे। क्या आपने मेरे प्रस्ताव पर विचार किया है? मैजलियान ने पूछा। माइकल ने जवाब दिया, मैंने किया है। और माइकल ने जवाब देने में जरा भी समय नहीं लिया। मैं इस पर विचार करूंगा, माइकल ने कहा। मैजलियान के होंठ एक पतली रेखा में दब गए। मुझे यही उम्मीद थी। तुम्हारे पास अभी भी मेरी टोकन है ना? बूढ़े जादूगर ने पूछा। जी हाँ, मेरे पास है। मास्टर युआन ने इसे मुझे लौटा दिया था। अच्छा, जब आप अपना निर्णय ले लें तो मुझसे दोबारा संपर्क करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपसे कोई अच्छी खबर मिलेगी। हम जब दोनों बात कर रहे थे तभी मास्टर युआन उनके पास आ चुके थे। इसके बाद मैजलियान ने माइकल से कुछ और बातें की और फिर अपने सेवक को माइकल के लिए एक रथ तैयार करने का आदेश दिया। ये तब हुआ जब माइकल से पूछा गया कि क्या वह उसके लिए आवास की व्यवस्था करना चाहता है, जिस पर माइकल ने इनकार कर दिया। माइकल गाड़ी में दाखिल हुआ और उसके पीछे दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। जैसे ही वाहन शहर के भीतरी हिस्से की शांत सड़कों से गुजरने लगा, उसने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए खुद को कुछ पल का समय दिया। दिन भर की घटनाओं ने उन्हें बहुत कुछ सोचने समझने के लिए मजबूर कर दिया था। आत्मा कुंड का फल स्वाभाविक रूप से पहला था। माइकल ने पहले भी प्राकृतिक खजानों के बारे में पढ़ा था और हालांकि यह उनका पहला वास्तविक अनुभव था, लेकिन वे निराश नहीं हुए। हालांकि वह उनमें से किसी का भी दोबारा लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर भी उसे और अधिक चाहिए था। फिर उनकी आत्मा और प्रतिभा का मामला था, लाल कड़ाही का रहस्य और फिर उससे जुड़ी छोटी छोटी खोजें जो उन्होंने की है। फिर वहां मैजलियान थी, ड्यूक प्रतियोगिता, टाइटन एक्सेलर, आखिरी तीन तो विशेष रूप से परेशानी भरे थे। आज का दिन वाकई बहुत लंबा रहा, माइकल ने फुसफुसाते हुए कहा। माइकल गद्देदार सीट पर पीछे की ओर झुक गया और लालटेन की गर्म रोशनी से जगमगाती हुई गुजरती इमारतों को निहारने लगा। गाड़ी रुक गई, जिससे वह अपने विचारों से बाहर आ गया। ड्राइवर नीचे उतरा और दरवाजा खोलते हुए विनम्रता से सिर हिलाया। हम पहुंच गए हैं, महोदय। माइकल ने ड्राइवर को जाते हुए देखा और फिर अपनी नजर शहर के बाहरी इलाके की ओर घुमा ली। उसके मन में विचारों की कौंध रही थी और वह अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हुए उस सराय की ओर बढ़ रहा था जहां उसने पिछली रात बिताई थी, वही जगह जहां उसने उन दो युवकों को मिलने के लिए बुलाया था जिन्होंने उसके सामने आत्मसमर्पण किया था। पता नहीं वे वहां हैं या नहीं, माइकल ने सोचा। जो भी हो, एक बार जांच कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब तक वह कुछ समय के लिए सराय में रुका रहेगा तब तक वह उन्हें देख सकेगा, जब तक कि निश्चित रूप से वे सचमुच भाग न गए हों। माइकल यही सोच रहा था, लेकिन अचानक वह रुक गया। कुछ ही क्षण बाद उसने अपनी दिशा बदल दी। शिकारी संघ। माइकल को वह अनुरोध याद आया जो उसने प्रस्तुत किया था। हालांकि डाकुओं से लूटी गई संपत्ति के कारण इनाम की राशि अब ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन शिकारी के रूप में उसका स्तर बिल्कुल अलग था। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि उसके द्वारा पूरा किया गया कार्य ठीक से दर्ज किया गया था। माइकल ने हंटर गिल्ड के दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। उसकी निगाहें हॉल में घूमती रहीं जब तक कि वह एक परिचित चेहरे पर नहीं टिक गई, वह रिसेप्शनिस्ट जिसने उसकी सेवा की थी और उसे डाकुओं को वश में करने का मिशन दिया था। युवती ने अपने काम से नजरें ऊपर उठाईं, उसकी आंखों में पहचान की झलक दिखने से पहले क्षण भर के लिए उसका चेहरा भावहीन हो गया। तुम वापस आ गए, उसने तटस्थ स्वर में कहा, लेकिन उसमें थोड़ी हैरानी भी झलक रही थी। कार्य पूरा होने की सूचना देने आए हो? माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। मैं इस बार अपने कार्य की पूर्ति की आधिकारिक रिपोर्ट देने आया हूँ। मैं कल भी आया था, लेकिन मेरी सहायता करने वाले व्यक्ति ने मुझे बाद में आने के लिए कहा ताकि गिल्ड इस बात की पुष्टि कर सके कि मैंने कार्य पूरा कर लिया है। कृपया आप भी इसकी जांच कर लें। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और अपने सामने रखे दस्तावेजों को पलटते हुए अपनी डेस्क पर कुछ खोजने लगी। कुछ क्षणों के बाद वह अंततः माइकल की ओर मुड़ गई। सब कुछ ठीक है। इनाम के तौर पर आपको अभी भी 200 चांदी के सिक्के और 20 क्रेडिट मिलेंगे। क्या आप अभी अपने क्रेडिट का इस्तेमाल करना चाहेंगे और साथ ही अपना इनाम भी निकालना चाहेंगे? माइकल काउंटर पर थोड़ा झुक गया। मैं सिक्के ले लूंगा, मुझे अभी क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं है। और क्या इनाम सोने में दिया जा सकता है? हाँ, ये कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और एक बही खाते में कुछ त्वरित नोट्स बनाने के बाद एक कर्मचारी को इशारा किया। आपका हंटर लेवल तदनुसार अपडेट हो जाएगा। इस तरह के कुछ और टास्क पूरे करने पर आप जल्द ही ब्रॉन्ज लेवल हंटर बन सकेंगे। ये देखकर माइकल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आपने ये काम बहुत जल्दी निपटा दिया। अधिकतर शिकारी संगठित समूहों के खिलाफ विजय अभियानों से बचते हैं। आपको अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होना चाहिए। माइकल ने उसकी आंखों में देखा लेकिन सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय जैसे ही उसे सिक्कों की थैली दी गई, उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। और कुछ? उसने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया। नहीं, बस इतना ही। अगर आपको और काम चाहिए तो आप टास्क बोर्ड पर दिए गए काम देख सकते हैं। नए काम सुबह पोस्ट किए जाएंगे। धन्यवाद। माइकल ने सिर हिलाकर अभिवादन किया और जाने के लिए मुड़ गया। उसके पास अभी भी एक काम बाकी था जिसे उसने शुरू नहीं किया था, इसलिए खुद पर और बोझ डालने का कोई फायदा नहीं था। गिल्ड भवन के बाहर माइकल ने अपने हाथ में मौजूद सिक्कों की थैली को देखे बिना ही उसे अपने भंडारण स्थान में फेंक दिया। माइकल वापस उसी सराय में लौट आया जहां वह पिछली रात रुका था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी निगाहें कॉमन एरिया पर घूम गईं। वह लिया और इसके किसी भी संकेत की तलाश कर रहा था। हालांकि उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। अभी तक नहीं आए, है ना? माइकल ने सोचा। समय बर्बाद करने के बजाय उसने काउंटर पर जाकर भोजन का ऑर्डर दिया। सराय के मालिक ने आदरपूर्वक जवाब दिया और रसोई की ओर आवाज लगाई। कुछ ही देर बाद उनके सामने गर्मागर्म भोजन की थाली परोस दी गई।
मांस और जड़ वाली सब्जियों के टुकड़ों से भरा एक स्वादिष्ट स्टू जिसके साथ ताज़ी पकी हुई ब्रेड परोसी गई थी। इसकी सुगंध मनमोहक थी, जिसमें मसालों का एक अनूठा मिश्रण था जो धीमी आंच पर पकाए गए शोरबे का संकेत दे रहा था। माइकल ने सबसे पहले रोटी का एक टुकड़ा खाया, बाहर से कुरकुरा और अंदर से गर्म और नरम। उसने उसे स्टू में डुबोया और स्वाद को अच्छी तरह से सोखने दिया, फिर दूसरा टुकड़ा खाया। मांस इतना नरम था कि आसानी से टूट रहा था और व्यंजन की गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे शाम की हल्की ठंडक दूर हो गई। इतनी साधारण जगह के हिसाब से खाना आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। माइकल को जागने से पहले जिस तरह से खाना खाता था उस तरह से खाने की जरूरत नहीं थी। कुछ समय तक वह इसी तरह जीवन व्यतीत करता रहा, भोजन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। लेकिन अपने जन्मभूमि में सभ्यता के संपर्क में आने के बाद उसने खुद को पुरानी आदतों की ओर लौटते हुए पाया। भोजन का मतलब सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं था, ये जीवन जीने का एक तरीका था। खाने को नजरअंदाज करना पाप था। जब माइकल खाना खा रहा था तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मेरे नाथ। अपना सिर घुमाते ही उसने देखा कि लिया और एस्पास आ रहे हैं। दोनों युवक पहले तो थोड़े झिझकते हुए दिखे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया उन्होंने उनका अभिवादन किया। माइकल ने निवाला निगलने के बाद पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया है? लिया और एस ने एक दूसरे को जल्दी से देखा और फिर सिर हिला दिया। उनके कुछ और कहने का इंतजार किए बिना माइकल ने सराय के मालिक की ओर मुड़कर कहा, 2 और प्लेटें। उस व्यक्ति ने फिर से सम्मानपूर्वक जवाब दिया और पीछे की ओर चला गया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी मेरे प्रभु, एस ने धीरे से कहा, हालांकि उसकी निगाहें स्पष्ट रुचि के साथ माइकल के भोजन की ओर गईं। दूसरी ओर लिया के चेहरे पर गहरे संघर्ष के भाव थे, हालांकि उसने इसे छिपाने के लिए अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। माइकल ने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस उस खाली मेज की ओर इशारा किया जिस पर वे लोग बैठे थे। पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं चर्चा करने के लिए एक कमरा किराए पर ले लूंगा। जी मेरे स्वामी, दोनों ने थोड़ा झुककर जवाब दिया और बैठने के लिए खाली मेज की ओर चल दिए। कुछ ही देर बाद खाना आ गया, जिसे सराय के मालिक ने लिया और एस के सामने रख दिया। गरम स्टू की खुशबू हवा में फैल गई, जिससे एस की उंगलियां थोड़ी सी फड़कने लगी, इससे पहले कि उसने अपना चम्मच उठाया। दूसरी ओर लिया कुछ क्षणों तक स्थिर रहा, फिर अंततः उसने अपना बर्तन उठाया और खाना शुरू कर दिया। माइकल चुपचाप खाना खा रहा था, जिससे दोनों को अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल सके। हालांकि वे कुछ ही समय से उसके अधीन थे, फिर भी वह उनके बारे में कुछ बातें जान चुका था। ऐसा अधिक मुखर था, जबकि लिया सतर्क रहती थी, उसके विचारों को समझना कठिन था। खाना खत्म करने के बाद माइकल ने सराय मालिक को इशारा किया, एक व्यक्ति के लिए एक कमरा। पिछले कमरे जैसा ही। उस व्यक्ति ने थोड़ा झुककर सिर हिलाया और उन्हें ऊपर ले गया। माइकल सराय के मालिक के पीछे पीछे ऊपर चला गया और लिया और एस उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सराय का मालिक एक परिचित दरवाजे के सामने रुका और उसे खोलकर एक तरफ हट गया। माइकल ने सहमति में सिर हिलाया और अंदर कदम रखा। दोनों युवक उसके पीछे पीछे चले गए। जब वे सब अंदर आ गए तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और उनकी ओर मुड़ गया। अब माइकल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहना शुरू किया, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मिला है। एस ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसकी आंखें चमक उठी और वह उत्सुकता से आगे बढ़ा। महाराज, हमने आपके निर्देशानुसार बाहरी शहर में आवासों का निरीक्षण किया। जैसा कि लिया ने पहले बताया था, 3 मुख्य जिले हैं जहां कुलीन लोग घर खरीदते हैं, स्वर्ण जिला, रजत जिला और तांबा जिला। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया और एस ने आगे कहा, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट यकीनन सबसे आलीशान है, लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा हैं। वहां एक घर की कीमत चांदी और सोने को मिलाकर भी बहुत ज्यादा होगी। यह इलाका ज्यादातर प्रतिष्ठित कुलीन परिवारों या धनी व्यापारियों से आबाद है। लिया, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोली, सिल्वर डिस्ट्रिक्ट में कीमतें थोड़ी कम हैं, लेकिन फिर भी काफी महंगी हैं। घर अच्छी तरह से रखे हुए हैं और इलाका अपेक्षाकृत सुरक्षित है। यहीं पर छोटे रईस और सफल लोग बसते हैं। पब फ्यूचर एड्स। माइकल उसकी ओर मुड़ा। और कॉपर डिस्ट्रिक्ट। लिया के चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई। ये काम चलाओ है। घर सस्ते हैं, लेकिन सुरक्षा और रखरखाव का स्तर अलग अलग है। कुछ घर अच्छी हालत में हैं, लेकिन कुछ लगभग वीरान हैं या मरम्मत की जरूरत में हैं। अन्य जिलों की तुलना में यहाँ छोटे मोटे अपराध ज्यादा होने की खबरें भी हैं। फिर भी ये सबसे किफायती विकल्प है। वैसे तो यहाँ रईस लोग कम ही संपत्ति खरीदते हैं, इसलिए यहाँ ज्यादातर खतरनाक लोग ही रहते हैं। माइकल ने जानकारी पर विचार करते हुए अपनी बाहें मोड़ ली। क्या आपको प्रत्येक जिले में कोई उपलब्ध संपत्ति मिली? एस ने झट से सिर हिलाया। हाँ, हमें हर इलाके में कुछ विकल्प मिले हैं। गोल्डन डिस्ट्रिक्ट में एक खाली संपत्ति है, लेकिन वह बहुत महंगी है, 800 से ज्यादा सोने के सिक्के। सिल्वर डिस्ट्रिक्ट में 250 सोने के सिक्कों में एक मध्यम आकार का घर उपलब्ध है और वह बहुत अच्छी हालत में है। कॉपर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 10 सोने के सिक्कों के बीच कई विकल्प हैं, हालांकि उनमें से कुछ में मरम्मत की आवश्यकता हो सकती है। माइकल गहरी सोच में डूबा हुआ अपनी उंगलियों को अपनी बाह पर थपथपा रहा था। क्या आपने किसी संपत्ति मालिक से बात की? माइकल ने पूछा। लिया ने सिर हिलाया। सीधे तौर पर नहीं, हमने दलालों और स्थानीय संपर्कों से जानकारी जुटाई है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम मुलाकात का इंतजाम कर सकते हैं। माइकल ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। आप दोनों ने अच्छा किया, ये जानकारी उपयोगी है। उसने अपने वस्त्र से 2 चांदी के सिक्के निकाले जो उसने अभी अभी अपने भंडार से निकाले थे, और उनमें से एक एक सिक्का उन दोनों को दे दिया। यह आपके प्रयासों का फल है। लगन से काम करते रहिए, आपको उसका उचित इनाम मिलेगा। एस मुस्कुराया और सिक्का जेब में रख लिया। धन्यवाद मेरे स्वामी। लिया ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाने से पहले कुछ पल के लिए संकोच किया। माइकल खिड़की की ओर मुड़ा और शहर को देखने लगा। अभी के लिए हम कल तक इंतजार करेंगे, मैं तब फैसला लूंगा। आप दोनों आराम कर लीजिए, आप दोनों इसके हकदार हैं।
इतना कहकर उसने उन्हें विदा कर दिया और अपनी अगली चाल की योजना बनाने लगा। माइकल बिस्तर पर बैठ गया, थोड़ा पीछे की ओर झुकते हुए उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हमेशा की तरह अपनी रक्षा के लिए एक महिला अप्सरा जादूगरनी को बुलाया। ऐसा नहीं था कि वह अपने नरमरे हुए ऑर्क्स की तुलना में मादा ऑर्क्स को अधिक पसंद करता था, बल्कि नरमरे हुए ऑर्क्स बहुत बड़े थे। अपनी आंखें बंद करके माइकल ने अपनी चेतना को अपने शरीर से अलग होने दिया और अरोरा में लौट आया। अरोरा में वापस आकर हरी आंखों की एक जोड़ी खुली। माइकल ने घर में चारों ओर अपनी इंद्रियों का प्रयोग किया और पाया कि घर के सभी निवासी सो रहे थे। उसका इसे बदलने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय माइकल ने बस अपना फोन उठाया और सुपर एसोसिएशन फोरम में लॉग इन कर लिया। फोरम में लॉग इन करने का उनका एक स्पष्ट उद्देश्य था, लेकिन वे तुरंत उस उद्देश्य की ओर नहीं बढ़े। इसके बजाय माइकल ने अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए पोस्ट खोजना शुरू किया। जब शरीर अत्यधिक ऊर्जा के दबाव में टूट जाता है तो क्या किया जा सकता है? हाँ, माइकल अरोरा में जवाब ढूंढने के लिए लौटा था, न केवल अपने लिए बल्कि मेजलियान के लिए भी। मेजलियान के लिए सवाल यह था कि क्या उनकी इच्छा पूरी होगी। माइकल ने खोज परिणामों को खंगाला और ऐसे विशिष्ट उदाहरणों की तलाश की जहां शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को संभाल न सके। माना अतिप्रवाह शब्द की कई व्याख्याएं थीं, लेकिन उन्हें उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी जहां शरीर वास्तव में माना की अधिकता से अभिभूत हो जाता था, जिससे शारीरिक तनाव और संभावित चोट लगती थी। ऊर्जा का अतिप्रवाह, मेरा शरीर इसे संभाल नहीं सकता। उपयोगकर्ता तारांकन 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 तारांकन। मैं अपनी माना शक्ति बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन मैंने गलत अनुमान लगा लिया और मेरे शरीर में बहुत अधिक माना भर गई। मेरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और मुझे लगा जैसे मेरे अंग दबाव में खींच रहे हों। मुझे महसूस हुआ कि मेरी जादुई शक्ति रिस रही है और मैं लगभग बेहोश हो गया। मैंने विशेष माना पात्रों के बारे में सुना है, लेकिन वे मिलते कहाँ हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस अतिप्रवाह को नुकसान पहुंचने से पहले नियंत्रित किया जा सके? शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, समाधान की तलाश है। उपयोगकर्ता तारांकन 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 तारांकन। अपनी सीमाओं को पार करने के बाद मैंने अपने शरीर में अत्यधिक माना ऊर्जा का प्रवाह कर लिया। मेरा शरीर इसे संभाल नहीं पाया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल और नसें फटने वाली हो। मुझे पता है कि प्रशिक्षण से माना ऊर्जा की क्षमता बढ़ती है, लेकिन क्या इसे थोड़े समय के लिए स्थिर रखने का कोई तरीका है? मैंने कुछ खास औषधियों और वस्तुओं के बारे में सुना है जो मदद कर सकती हैं, लेकिन क्या वे वाकई असरदार हैं? बार बार अत्यधिक माना ऊर्जा का प्रवाह करने के क्या जोखिम है? माइकल ने उन पोस्टों को पढ़ा जिनमें उसकी रुचि थी। कुछ क्षण बाद आखिरकार उसे अपना जवाब मिल गया और उनका फैसला था। इसका उत्तर सरल था। जागृत लोगों के लिए सबसे सीधा समाधान कई बार लेवल बढ़ाना और सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स को वांछित स्टेट में आवंटित करना है। हालांकि मेरे उच्च लेवल के कारण मेरे लिए इसे आसानी से या जल्दी हासिल करना असंभव है। दूसरा तरीका ध्यान अभ्यास के माध्यम से वांछित स्तर को धीरे धीरे बढ़ाना है। एक और तरीका जो अस्थायी राहत तो देता है लेकिन अंततः अपरिहार्य को टालता है और संभावित रूप से आगे और समस्याएं पैदा करता है, वह है नियंत्रित सीमा के भीतर नियमित रूप से उस अवस्था का प्रयोग करना। माना के मामले में इसका मतलब है अतिरिक्त माना का कम से कम आधा हिस्सा मुक्त करना, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में मुक्त करने से माना सर्किट पर दबाव पड़ सकता है, जिससे अन्य जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगला और सबसे उपयुक्त समाधान उपचार है, या तो किसी अन्य व्यक्ति के जादू या औषधि के माध्यम से, लेकिन ये सबसे महंगा विकल्प भी है। वास्तव में पर्याप्त धन की कमी के कारण इस समस्या का समाधान करना कठिन है। माइकल ने अपने विकल्पों पर विचार किया। वह पहले की तरह चिंतनशील नहीं रह गया था। जैसा कि उसे आशंका थी, उसकी दुनिया में ऐसे संसाधन मौजूद थे जो उत्पत्ति की भूमि प्रदान नहीं कर सकती थी। नहीं, ये पूरी तरह सही नहीं था। ये कहना बेहतर होगा कि लायनहॉर्ट साम्राज्य उन्हें प्रदान नहीं कर सकता था। ऐसे खजाने जो मेरी मदद कर सकते हैं। भले ही मेरे पास पैसा है, लेकिन कुछ के लिए बेतुकी रकम की जरूरत होती है और मेरी सदस्यता का स्तर इतना कम है कि मैं उनका लाभ नहीं उठा सकता। उस फोरम पोस्ट के अनुसार मैं अपनी स्थिति के बारे में सुपर एसोसिएशन में अपील कर सकता हूं या किसी उच्च स्तरीय सदस्य के माध्यम से मेरे लिए खजाना हासिल कर सकता हूं। लेकिन बाद वाले विकल्प की अपनी सीमाएं हैं। बहरहाल ये तथ्य कि एक व्यवहार्य समाधान पहुंच के भीतर था, इसका मतलब था कि मेजलियान के विचार पर विचार करना उचित था। दरअसल एक और संभावित समाधान था जो सुपर फोरम पर मिले किसी भी समाधान से कहीं कम परेशानी वाला था। विकास। हालांकि इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए थे। उत्परिवर्तन के विफल होने का कोई भी मामला अब तक दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन कौन कह सकता था कि यह संभव था? शायद अभी तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई थीं। माइकल अभी भी अपनी प्रतिभा के बारे में सीख रहा था। वह जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था। उसकी क्षमता अपने आप में असाधारण थी, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। उत्तम विकास ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। माइकल ने गहरी सांस ली और अपना ध्यान वापस फोरम पर केंद्रित किया। चूंकि सुपर एसोसिएशन से अपील करना या किसी बिचौलिए पर निर्भर रहना दोनों ही विकल्प थे, इसलिए उसने व्यापार अनुभाग में कुछ ऐसा ढूंढने का फैसला किया जिसकी उसे भी जरूरत थी, लेकिन वह पहले कुछ और करके देखना चाहता था। जादूगरों और योद्धाओं के लिए मध्यस्थता तकनीकें। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं लायनहॉर्ट में मौजूद उपकरणों का उपयोग कर सकता हूं, हालांकि उनकी गुणवत्ता तो केवल भगवान ही जानते हैं। कुछ ही टैप में माइकल व्यापार अनुभाग में पहुंच गया, जहां उसने ध्यान तकनीकों से संबंधित तकनीकों के आधार पर लिस्टिंग को फिल्टर किया। लेकिन जैसे जैसे वह स्क्रॉल करता गया, निराशा हावी होती गई। उपलब्ध अधिकांश तकनीकें या तो निम्न गुणवत्ता वाली थी या अत्यधिक महंगी थी। जो वास्तव में मूल्यवान थे वे सीधे खरीद के लिए उपलब्ध नहीं थे। छी! माइकल बिस्तर पर पीछे की ओर झुक गया और अपनी उंगलियों से अपनी टांग पर थपथपाने लगा।
उसे यही उम्मीद थी। इससे उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, सुपर एसोसिएशन के माध्यम से जाना। अगर मैं अपील दायर करता हूं तो वे इसे मंजूर कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर वे मंजूर भी कर देते हैं तो प्रक्रिया में समय लग सकता है। बिचौलियों वाला तरीका थोड़ा अधिक व्यवहार्य था। उच्च पदस्थ सदस्य निचले पदस्थ व्यक्तियों की ओर से प्रतिबंधित वस्तुओं तक पहुंच सकते थे, लेकिन इसमें कुछ शर्तें थी। पहली बात तो यह है कि यह सेवा मुफ्त नहीं थी। माइकल ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए आह भरी। सबसे सरल तरीका यह होगा कि कोई ऐसा बिचौलिए को ढूंढा जाए जो मेरी ओर से खरीदारी करने को तैयार हो। सवाल यह था कि कौन। माइकल के सुपर एसोसिएशन में ज्यादा संपर्क नहीं थे। उनकी सदस्यता का स्तर अभी भी इतना कम था कि वे उच्च पदस्थ व्यक्तियों के साथ खुलकर बातचीत नहीं कर सकते थे। जिन लोगों को वह अपने परिचितों की श्रेणी में रख सकता था उनमें केवल मिस ग्रेस और शिक्षक ब्रान ही थे। उन्हें यकीन नहीं था कि मिस ग्रेस कितनी मदद कर सकती हैं। वह महज एक रिसेप्शनिस्ट थी। हालांकि माइकल ने उसकी स्थिति को कम नहीं आंका, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास वास्तव में कितनी शक्ति थी। और अगर वह मदद कर भी सकती थी तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वह करेगी ही। अब फ्यूचर एड्स, फिर शिक्षक ब्रान थे। माइकल उनके बारे में अधिक आशावादी था, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा व्यस्त प्रतीत होता था, या शायद वह वुडस्टोन सिटी छोड़ चुके थे। माइकल ने फोरम का टैब बंद कर दिया। उसकी नजरें उसके बिस्तर के बगल में चुपचाप खड़े एक मृत प्राणी पर पड़ी, फिर बंद खिड़की पर टिक गईं। एक क्षण के लिए उसने एसोसिएशन के बारे में फिर से जानकारी लेने पर विचार किया। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मैं किसी और दिन जाऊंगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अगर मुझे टीचर ब्रान दोबारा मिल जाए तो मुझे उनका संपर्क नंबर लेने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे सचमुच मुझे अपना नंबर देंगे। माइकल ने उस विचार को मन से ओझल होने दिया और छत की ओर देखने लगा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। वह तेजी से उब रहा था। मुझे क्या करना चाहिए, उसने धीरे से कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर अचानक एक विचार आया, जिसके बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे भला चलाए काफी समय हो गया है। मेरी दक्षता में अब कोई वृद्धि भी नहीं हो रही है। जब उसके मन में यह विचार आया तो उसने तुरंत अमल किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने ध्यान करने के बारे में क्यों नहीं सोचा, खैर, इससे मिलने वाली शांति और समय बिताने के तरीके के अलावा ईमानदारी से कहें तो उनकी वर्तमान स्थिति में ये समय की बर्बादी थी। अपनी उंगलियों के एक इशारे से माइकल ने मरे हुओं को पाताल लोक में भेज दिया। वह खिड़की के पास गया, उसे धक्का देकर खोला और अपने अनुभव की सहजता से रात के अंधेरे में चोर की तरह बाहर कूद गया। माइकल अपने अपार्टमेंट भवन की छत पर धीरे से उतरा। उसने अपने भंडारगृह से अपना भाला निकाला और उसे कुछ बार घुमाकर देखा। उसके हाथों में वजन परिचित सा लग रहा था, लेकिन हरकत बिल्कुल विपरीत महसूस हो रही थी। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या मरे हुए लोग ही लड़ाई में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं? खैर, एक नेक्रोमेंसर के रूप में वह अपनी पूरी क्षमता से लड़ रहा है। इसके बाद माइकल थोड़ी देर रुका। उसके मन में एक विचार आया, एक अनावश्यक जिज्ञासा जिसे उसने अब तक जानने की जहमत नहीं उठाई थी। मुझे आश्चर्य होता है, क्या मैं उन्हें सिखा सकता हूँ? एक मानसिक आदेश से उसने अपना भंडारगृह खोला और उच्च कोटि के मानव मरे हुओं को बाहर निकाला। एक लंबा, शांत व्यक्ति उसके बगल में छत पर प्रकट हुआ। माइकल पीछे हट गया और उसने भाले की तटस्थ मुद्रा अपना ली। देखते हैं कि तुम सीख पाते हो या नहीं। उसने मंच पर मार्शल आर्ट समूह से सीखी हुई मार्शल कला शैलियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसे वह एसोसिएशन के व्यापार अनुभाग से लाया था। पीछे हटें, धक्का दें, लंगर डालें, घुमाएं। मरे हुए लोग पहले तो बिना हिले डुले देखते रहे। माइकल ने वही हरकतें फिर से दोहराई, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। चौथी बार दोहराने के बाद वह एक तरफ हट गया और मरे हुए व्यक्ति के बगल में पड़ी लोहे की पाइप की ओर इशारा किया। इसे उठाओ, इसे आजमाओ। उस मरे हुए प्राणी ने आज्ञा का पालन किया। उसकी हरकतें बेढंगी और अपरिष्कृत थीं, लेकिन उसने कोशिश की। माइकल ने ध्यान से देखते हुए सिर हिलाया। उसने पैर पर धक्का देकर उसकी मुद्रा को ठीक किया, भाले की पकड़ को समायोजित किया। मैंने इन चरणों को बार बार दोहराया। मरे हुए लोग उनके पीछे पीछे चले। 1 मिनट बीत गया, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। माइकल अभी फोन करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर के कोने में कुछ चमक उठा। आपके अमर साथी ने भाला चलाना सीख लिया है। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वास्तव में काम कर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब फ्यूचर एड्स, अगर वे इस तरह से कौशल विकसित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उसका दिमाग पहले से ही कई संभावनाओं से भरा हुआ था। माइकल मरे हुओं की ओर मुड़ा। फिर से उसने कहा और अपनी मुद्रा में खड़ा हो गया। इस बार अपने प्रहार में और अधिक बल लगाओ। और उस शांत छत पर चंद्रमा की निगरानी में उच्च कोटि के मानव जैसे मरे हुए प्राणी एक के बाद एक भले के अभ्यास कर रहे थे, मानो कोई छात्र किसी दृढ़ शिक्षक के अधीन अभ्यास कर रहा हो। माइकल को कुछ नया मिल गया था, प्रशिक्षण का एक तरीका। माइकल यही नहीं रुका। जैसे ही उसने कौशल निर्माण की पुष्टि की, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। भाला चलाना तो बस शुरुआत है। माइकल छत पर इधर उधर घूमते हुए बुदबुदाया। हाथों हाथ लड़ाई का क्या, तलवारबाजी का क्या, ढाल से बचाव का क्या। उसकी नाड़ी की गति तेज हो गई। परिश्रम से नहीं, बल्कि प्रत्याशा से। उसने पीछे मुड़कर उस विशालकाय मानव प्राणी पर नजर डाली, जो अब अधिक स्वाभाविक मुद्रा में खड़ा था, भला आगे की ओर उन्मुख था, शरीर सुधरा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न ही अपनी प्रगति पर कोई गर्व था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माइकल ने भाला एक तरफ रख दिया। हमारा काम हो गया। माइकल ने अपनी मुट्ठियां उठाईं। देखते हैं यह मामला कितना आगे बढ़ता है। उस मरे हुए प्राणी ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने कामचलाओ भले को एक तरफ फेंक दिया और माइकल की मुद्रा की नकल करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। माइकल ने नरमी बरती। उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
वह अमर मनुष्य हर मामले में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसके पक्ष में एकमात्र बात यह थी कि वह जीवित था, लेकिन वास्तविक लड़ाई में स्थिति बिल्कुल उलट हो सकती थी। उसने तेजी से आगे बढ़कर सीने पर मुक्का मारा, नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं बल्कि परखने के इरादे से। मरे हुओं ने रास्ता रोक दिया। अच्छा, माइकल ने जोरदार किक मारकर जवाब दिया। बुनियादी हमले, रक्षात्मक मुद्राएं, बचाव के कदम। ठंडी रात के बावजूद माइकल के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। कठोर निर्जीव अंगों पर प्रहार करने से उसकी मुट्ठियों में हल्का दर्द हो रहा था। और फिर ये दोबारा आया। आपके अमर साथी ने बुनियादी युद्ध कलाएं सीख ली हैं। और बात यही खत्म नहीं हुई। आपने बुनियादी युद्ध कलाएं सीख ली हैं। माइकल पीछे की ओर लड़खड़ा गया और घूरने लगा। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। इसके परिणाम भयावह थे, लेकिन अच्छे अर्थों में। ग्राइंडर, उसने स्तब्ध होकर फुसफुसाया। कौशल निपुणता के ग्राइंडर। ये बेतुका था, बेहद खूबसूरत बेतुका। अगर मरे हुए प्राणी बार बार अभ्यास करने से नए कौशल सीख सकते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वह विशेषीकृत इकाइयां बना सकता था। एक मरे हुए सैनिक को भाले चलाने के लिए, एक को लड़ाई के लिए, एक को रक्षा के लिए और एक को दोहरी तलवार चलाने के लिए। वह उन्हें बारी बारी से इस्तेमाल कर सकता था। दिन रात उनसे अभ्यास करवाता रहता था। वे कभी थकते नहीं थे, कभी नींद की जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी शिकायत नहीं करते थे। वे इंसानों से भी बेहतर बन सकते हैं क्योंकि वे कभी भी प्रशिक्षण लेना बंद नहीं करेंगे। और अगर वह इसमें संवर्धन, हथियार उन्नयन और यहां तक कि विकास को भी शामिल कर ले तो। माइकल ने मरे हुए लोगों को घूर कर देखा और अभी भी उसी मुद्रा में खड़ा रहा। मैं एक सेना बना रहा हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, सेना नहीं, एक सेना। यह अब महज साधारण जादू टोना नहीं रह गया था। माइकल के मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। जीवित लोग मजबूत बनने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। मेरे लोग तब तक प्रशिक्षण लेंगे जब तक वे अजय न हो जाएं। और फिर दूसरी सूचना आए, वो पल जो आज भी माइकल के दिल की धड़कन तेज कर देता है। आपने बुनियादी युद्ध कलाएं सीख ली हैं, जिसका मतलब था वह उनके साथ प्रशिक्षण ले सकता था और खुद भी कौशल हासिल कर सकता था। और जैसे जैसे उनमें सुधार होता जाता, उनकी अपनी प्रतिक्रिया भी बेहतर होती जाती। यह एक आदर्श फीडबैक लूप था। माइकल ने अपने हाथों को देखा, फिर मरे हुओं को। तुम भी शिक्षक हो, उसने बुदबुदाया। बेशक उसके सभी मरे हुए लोग ऐसे नहीं होंगे। अगर लकी उसे कुछ सिखा सकता तो वह ये होता कि घास को इस तरह से खाया जाए कि उसका स्वाद महसूस ही न हो। संभवतः केवल उसके मानवरूपी मरे हुए प्राणियों में ही विशिष्टताएं हो सकती हैं और वे प्रभावी प्रशिक्षण उपकरण के रूप में काम कर सकते हैं। माइकल को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा जब उसके बनाए हुए मरे हुए प्राणी किसी भी इंसान जितने बुद्धिमान हो सकते हैं। लेकिन जब तक वह किसी को वास्तव में कोई विशेष कौशल सीखते हुए नहीं देख लेता, जैसे कि जादू से संबंधित कुछ, तब तक वह उन्हें परिपूर्ण नहीं कहेगा। तुम काफी बुद्धिमान हो, इसलिए मुझे निराश मत करना, माइकल ने उस उच्च कोटि के मानव मरे हुए प्राणी से कहा। वह शब्दों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी उसने ठंडेपन और गंभीरता से जवाब दिया। उसका चेहरा एक लाश की तरह सपाट और बेजान था। खैर, वह एक शब्द था। जी स्वामी, उस उच्च कोटि के मनुष्य ने कहा। माइकल ने बस सिर हिलाया। अगर यह मरे हुए प्राणी ये दिखा सके कि वह विशेष कौशल सीख सकता है, तो माइकल और भी अधिक मानव मरे हुए प्राणियों को इकट्ठा करने और उन्हें जीवित करने के लिए कहीं अधिक इच्छुक होगा, भले ही उनके आंकड़े या कौशल कितने भी बेकार या निष्कलंक क्यों न हो। आखिरकार अगर वे सीख सकते थे तो उनकी क्षमता असीमित थी। बेशक ऑरोरा उसे बिना किसी समस्या के मानव शव उपलब्ध नहीं करा पाएगी, लेकिन उत्पत्ति की भूमि, वह जगह अलग थी। यह विडंबना ही थी कि तथाकथित वास्तविक दुनिया की तुलना में उसे वहां कितनी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। माइकल ने नैतिकता या परिणामों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिलहाल वह अपने मरे हुए साथियों के साथ मिलकर कुछ अनुभव हासिल करने के लिए उत्सुक था, और उसने ठीक वैसा ही किया। चलो थोड़ा और अभ्यास करते हैं। माइकल ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने सामान्य मानवीय गति से एक मुक्का मारा और उच्च कोटि के मानव जैसे दिखने वाले उस मरे हुए प्राणी ने भी उसी तरह जवाब दिया। हाल ही में प्राप्त बेसिक कॉम्बैट आर्ट्स एक निष्क्रिय कौशल था। इसे सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक माइकल लड़ता रहा तब तक उस कौशल का प्रभाव बना रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे कुछ महसूस हुआ जैसे सहज मार्गदर्शन उसके अंगों में प्रवाहित हो रहा हो। यह निश्चित रूप से एक नया कौशल होना चाहिए, और इससे वह और भी उत्साहित हो गया। माइकल को सूक्ष्म बदलाव नजर आने लगे। उसके पैरों की चाल पहले से ज्यादा सहज थी। उसके मुक्के अधिक सटीक होते हैं। उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी तेज थी। ये नाटकीय नहीं था, लेकिन फर्क जरूर था। उसे बस इसी पुष्टि की जरूरत थी। उसने गति बढ़ा दी। झुकना, चकमा देना, जवाबी हमला, नीचे से वार करना, पीछे हटना। उस उच्च कोटि के मानव ने उसे अचूक सटीकता से प्रतिबिंबित किया। उसकी हरकतें अभी भी खुरदरी थीं, लेकिन तेजी से परिष्कृत हो रही थीं। न डर था, न झिझक, न थकावट। ये तो स्वयं मृत्यु द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण साथी था। माइकल मुस्कुराया और तेजी से कई वार करने लगा। बायां मुक्का, दायां हुक, कोहनी से जोरदार प्रहार, लेकिन मरे हुए व्यक्ति ने बचाव करते हुए बीच में ही रोक दी और अपना एक मुक्का मारा जो माइकल की पसलियों को छूकर निकल गया। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया और पलके झपकाने लगा। वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। उसने अपने कंधे उचकाए और फिर से हमला कर दिया। हर हरकत पहले से ज्यादा स्वाभाविक लग रही थी। मृतकों की प्रतिक्रिया का समय कम होता गया। यह एक ऐसे दर्पण से लड़ने जैसा था जो हर मुकाबले के साथ बेहतर होता जा रहा था। लड़ाई का अभ्यास ऐसा ही होना चाहिए। घंटे मिनटों में बीत गए। बुनियादी युद्ध कलाओं में आपकी दक्षता बढ़ गई है। माइकल ने कौशल की स्थिति की जांच करने के लिए मुड़ा। अभी तो इसमें बुनियादी महारत ही हासिल थी, लेकिन 20% दक्षता। माइकल की सांस अटक गई पहले से। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह लूप उनकी सोच से भी बेहतर था। उसके मरे हुए सैनिक सिर्फ उसे कौशल निखारने में मदद नहीं कर रहे थे, वे कौशल विकास के साधन थे।
माइकल जोर से हंसा, उसकी हंसी रात भर गूंजती रही और उसमें एक गहराई थी। अन्याय है, उसने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। मैं धोखा दे रहा हूँ। और उन्हें इसका हर पल बेहद पसंद आया। माइकल ने उस ऊंचे कद के व्यक्ति को फिर से देखा। कल हम भाले चलाने की अलग अलग शैलियां आजमाएंगे। हालांकि शायद आपको एक भाला लाना पड़ेगा। माइकल आखिरकार बैठ गया और छत की ठंडी हवा ने उसकी जलती हुई मांसपेशियों को आराम दिया। मुझे तुम्हारा नाम रखना होगा, उसने उस मरे हुए प्राणी से कहा। मैं तुम्हें बार बार उच्च मानव कहकर नहीं पुकार सकता। उसने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराया। स्पार्टन, अब से तुम स्पार्टन हो। उस मरे हुए प्राणी ने धीरे से सिर हिलाया। जी स्वामी। माइकल सिर के पीछे हाथ रखकर पीछे झुक गया और तारों को देखने लगा। ये कितने सुंदर हैं। उद्धरण चिन्ह। माइकल ने काफी ऊंचाई पर खड़े होकर फुसफुसाते हुए कहा और अपनी इंद्रियों को नीचे की पूरी इमारत में फैलने दिया। उनका परिवार, ये सचमुच बहुत सुंदर है। उस सुबह माइकल ने मानो सदियों बाद पहली बार कुछ ऐसा किया जो उसने लंबे समय से वास्तविक दुनिया में नहीं किया था। उसने स्नान किया। आश्चर्यजनक रूप से उसके शरीर से कोई गंध नहीं आ रही थी। उसे लगा कि इसका संबंध उसके मजबूत शरीर से है। हजारों वर्षों तक स्वस्थ रहने पर शायद मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति का शरीर दर्जनों वर्षों तक या उससे भी अधिक समय तक उत्तम अवस्था में बना रहता है। ऑरोरा छोड़ने से पहले माइकल ने अपने मरे हुए साथियों बिगिनिंग और लिली के साथ इंद्रियों को साझा करने के अपने कौशल का उपयोग करके घर की स्थिति का जायजा लिया। उसे पहले से ही सामान पैक करने के संकेत दिखाई दे रहे थे। उन्हें पहले से ही इसका संदेह था, खासकर इसलिए क्योंकि उनका अपना सामान भी बक्सों में बंद कर दिया गया था। कल हम घर खाली कर रहे हैं, है ना? मुझे समय निकालना चाहिए। माइकल ने मन में यह बात याद रख ली। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद वह अपने मूल देश लौट गया। उत्पत्ति की भूमि में वापस आकर हरी आंखों की एक जोड़ी खुली, फिर कुछ सेकंड के बाद धीरे धीरे बंद हो गई। भोर होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। मैं इंतजार करूंगा, माइकल ने धीरे से कहा और आराम करने के लिए वापस लेट गया। जब आखिरकार आसमान में रोशनी होने लगी तो वह उठा और खुद को धोने चला गया। उसके बाद उसने खुद को अच्छी तरह से जांचा। मुझे नए कपड़े चाहिए। अगर लोग मुझे किसी रईस के रूप में पहचानने वाले हैं, भले ही मैं इसे स्वीकार न करूं, तो कम से कम मुझे वैसा दिखना तो चाहिए। उसे उन दो युवकों की भी याद आई जिन्होंने कुछ दिन पहले उसे लूटने की कोशिश की थी। उन्हें अपने कपड़े भी बदल लेने चाहिए, उसने सिर हिलाने से पहले बुदबुदाया। अपने कमरे में मौजूद समन को खारिज करने के बाद माइकल नीचे की ओर चला गया। उन्होंने दिन भर में 2 गोल किए। पहला चरण, एक आवासीय संपत्ति प्राप्त करना। दूसरा और कहीं अधिक महत्वपूर्ण, विकसित हो रहा है। माइकल स्वयं को विकसित करना चाहता था। सराय के सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखते ही माइकल का स्वागत गर्मा गर्म रोटी और मसालेदार मांस की खुशबू ने किया। खाना पकाने की आग की हल्की चटक और काउंटर के पीछे बर्तनों की हल्की खड़खड़ाहट के अलावा जगह बिल्कुल शांत थी। सराय मालिक गिलास चमकाते हुए ऊपर देखने लगा। उसने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया, लेकिन उसके हाव भाव में कुछ अलग ही बात थी, अधिक सहज, अधिक आरामदेह। माइकल अपनी हमेशा वाली जगह पर बैठ गया। 1 मिनट बाद बिना पूछे ही उसके सामने अंडे, सब्जियों और कटे हुए मांस से भरी एक गर्मागर्म प्लेट आ गई। उसने अपनी भौहें उठाईं। धन्यवाद, कोई बात नहीं, सराय मालिक ने कहा और फिर सामान्य से कुछ ज्यादा देर तक वहीं रुका रहा। अगर आपको और चाहिए तो मुझे बता देना। माइकल उस आदमी को जाते हुए देखता रहा और उसने गौर किया कि सराय मालिक के कंधों में अब वह अकड़न नहीं थी। वह लगभग सहज सा लग रहा था। माइकल कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गया, फिर उसे याद आया कि शुरुआती कुछ दिनों में वह आदमी उसे किस तरह नजरअंदाज करता था और उससे कितनी दूरी बनाए रखता था। अब वह ज्यादा सहज था, ज्यादा खुला हुआ था। माइकल को ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही माइकल अपना खाना खत्म कर रहा था, एस और लिया सराय में दाखिल हुए। लकड़ी के फर्श पर बूटों की हल्की सी आवाज ने उसे मुड़ने से पहले ही सचेत कर दिया। महाराज, एस ने झुककर कहा। लिया ने भी वैसा ही किया। माइकल ने अपनी खाली प्लेट से नजरें उठाकर पूछा, तुम दोनों ने खाना खा लिया? एस ने सिर हिलाया। अभी नहीं महोदय, हम सीधे यहीं आए हैं। माइकल ने अपने वस्त्र से कुछ तांबे के सिक्के निकाले और एस की ओर फेंक दिए। कुछ ऑर्डर करो, हम जल्द ही बाहर जा रहे हैं, ऐसी जगह ढूंढने जा रहे हैं जिसे मैं सचमुच अपना घर कह सकूं। एस ने सिक्के पकड़े और आदरपूर्वक सिर हिलाया। जी सर। दोनों ने ऑर्डर देने में जरा भी देर नहीं की, लेकिन उन्होंने अलग अलग टेबल पर बैठकर खाना खाया। अपना काम पूरा करने के बाद वे माइकल के साथ सराय से बाहर निकले और शहर के बाहरी इलाके की सड़कों पर आ गए। जैसे ही वे सराय से बाहर निकले, माइकल ने गहरी सांस ली और ठंडी सुबह की हवा को अपने फेफड़ों में भर लिया। उसने चारों ओर देखा और बाहरी शहर के नज़ारों और आवाजों का आनंद लिया। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं और ताज़ी रोटी और भुने हुए मांस की खुशबू हवा में घुल रही थी। ठीक है, चलिए चलते हैं, माइकल ने एस और लिया की ओर इशारा करते हुए कहा। हमें अपने नए निवास के लिए कुछ विकल्पों पर विचार करना है। एस ने सिर हिलाया और माइकल के बगल में चलने लगा। जी महाराज, हम सिल्वर डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं और उस मध्यम आकार के घर को देख सकते हैं। लिया माइकल की दूसरी तरफ चल रही थी, उसकी निगाहें आसपास के इलाके का जायजा ले रही थीं। अगर मैं कुछ सुझाव दे सकूं महाराज, तो हम कॉपर डिस्ट्रिक्ट पर भी विचार कर सकते हैं। वहां घर सस्ते हैं और अगर आप कुछ सोने के सिक्के बचाना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। माइकल ने सोच समझकर सिर हिलाया। यह अच्छा सुझाव है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहले सिल्वर डिस्ट्रिक्ट वाला घर देखना चाहूंगा। थोड़ी देर चलने के बाद वे सिल्वर डिस्ट्रिक्ट पहुंचे और माइकल वहां के घरों की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वे अच्छी तरह से रखरखाव किए हुए थे और सड़कें साफ और शांत थीं। वे उस मध्यम आकार के घर की ओर बढ़े जो 250 सोने के सिक्कों में उपलब्ध था और माइकल कीमत को देखते हुए उसकी स्थिति से प्रभावित हुआ।
घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था जिसमें तरह तरह के पौधे और फूल लगे थे जो बाहरी हिस्से को रंग और जीवंतता प्रदान करते थे। गेट से मुख्य द्वार तक एक छोटा सा पत्थर का रास्ता जाता था और प्रवेश द्वार तक कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। मुख्य द्वार मजबूत लकड़ी का बना था जिस पर शेर के सिर के आकार का एक बड़ा लोहे का हैंडल लगा था। इसके अनुसार जिसने पहले ही घर का जायजा लिया था, घर का इंटीरियर कार्यात्मक था जिसमें औसत आकार के कमरे और मध्यम ऊंचाई वाली छतें थीं। फर्श पॉलिश की हुई लकड़ी के बने थे और दीवारों पर सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण सजावट थी। हालांकि माइकल को लगा कि यह एकमात्र ऐसा घर था जिसे वह इतनी हद तक देख पाया था और इसी वजह से इसकी कीमत कुछ तो जरूर रही होगी। हालांकि यह कोई भव्य संपत्ति नहीं थी, लेकिन माइकल को लगा कि इस कीमत पर यह घर एक अच्छा विकल्प है। वह खुद को यहाँ रहते हुए देख सकता था और वह एक प्रस्ताव देने में रुचि रखता था, लेकिन वह फैसला लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करना चाहता था। उसने एस और लिया की ओर मुड़कर पूछा, आप दोनों का क्या ख्याल है? क्या यह नया घर रहने के लिए एक अच्छा विकल्प है? एस ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। जी महाराज, ये घर एकदम सही है। ये सुरक्षित है, अच्छी तरह से रखरखाव किया हुआ है और एक अच्छे इलाके में स्थित है। लिया अधिक सतर्क थी। यह एक अच्छा विकल्प है महाराज, लेकिन हमें कॉपर डिस्ट्रिक्ट पर भी विचार करना चाहिए। वहां घर सस्ते हैं और शायद आपके सोने के सिक्कों के लिए यह बेहतर विकल्प साबित हो। माइकल ने सोच समझकर सिर हिलाया। वह जानता था कि लिया की बात में दम है, लेकिन उसका झुकाव सिल्वर डिस्ट्रिक्ट की ओर था। वह इस शहर के लोगों पर अच्छी छाप छोड़ना चाहता था और एक बेहतर पड़ोस में रहने से उसे ऐसा करने में मदद मिल सकती थी। मुझे लगता है कि हम सिल्वर डिस्ट्रिक्ट में ही घर लेंगे, माइकल ने अंत में कहा। चलिए इस घर के लिए प्रस्ताव देते हैं। एस मुस्कुराया जबकि लिया ने सहमति में सिर हिलाया। जी महाराज, दोनों ने एक साथ कहा। पहले वे एक एजेंट को लाने गए, जबकि माइकल ने घर के परिसर में प्रवेश करने का अवसर लिया और एक अंधेरी जगह की ओर बढ़ गया। फिर उसने अपने भंडारगृह से एक संदूक निकाला। वह संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, डाकुओं का एकमात्र खजाना जो सोने का था। माइकल ने इसे पहले ही गिन लिया था। उसमें 300 सोने के सिक्के थे। बचे हुए समय में से माइकल ने उसमें से 50 अलग कर दिए। ऐसा करने के बाद वह उस बक्से को अपनी बाहों में उठाकर घर के परिसर से बाहर आ गया और एस और लिया के घर के एजेंट के साथ लौटने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते हुए माइकल अपने नए घर की संभावनाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने पहले ही संपत्ति में किए जाने वाले बदलावों, लागू किए जाने वाले सुधारों और घर खरीदने की प्रक्रिया के दौरान किसी तरह लाभ उठाने की कल्पना करना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर बाद एस और लिया घर के एजेंट के साथ वापस आ गए। एक मिलनसार मुस्कान वाले अधेड़ उम्र के एजेंट ने माइकल का गर्मजोशी से स्वागत किया। जी महोदय, मुझे लगता है कि आप इस खूबसूरत घर को खरीदने में रुचि रखते हैं। क्या हम बिक्री के विवरण पर चर्चा करें? माइकल ने सिर हिलाया और सोने के सिक्कों से भरा संदूक आगे बढ़ाया। मैं प्रस्ताव देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले। माइकल ने सिर हिलाया और सोने के सिक्कों से भरा संदूक आगे बढ़ाया। मैं प्रस्ताव देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले। उसने संदूक को पास ही के एक पत्थर के चबूतरे पर रख दिया, जिससे उसके वजन की वजह से वह सतह पर जोर से टकराया। एजेंट की निगाहें उस पर टिक गईं। एक विनम्र मुस्कान के पीछे छिपी जिज्ञासा की एक अभ्यासपूर्ण चमक उसके चेहरे पर दिखाई दी। मैं जमीन का दस्तावेज देखना चाहता हूं। एजेंट ने पलकें झपकाई, फिर हल्के से हंसा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी आवश्यक दस्तावेज लाया हूं महोदय। उसने अपने कंधे पर लटके थैले में हाथ डाला और शहर के आधिकारिक चिन्ह से सीलबंद एक मोटा लिफाफा निकाला। उसमें से उसने एक साफ सुथरा चर्मपत्र निकाला और उसे सावधानीपूर्वक खोला। उन्होंने दस्तावेज पेश करते हुए कहा, यह मूल भूमि विलेख है जिस पर रजिस्ट्रार कार्यालय की मुहर लगी हुई है। इसमें स्वामित्व की सभी शर्तें, संपत्ति की सीमाएं और पहली बार खरीदने वालों के लिए कर छूट शामिल है। माइकल ने उसे नहीं लिया। इसके बजाय उसने एस की ओर देखा और सिर हिलाया। तुम इसे पढ़ो। एस आगे बढ़ा और दोनों हाथों से दस्तावेज उठा लिया। जैसे ही उसने दस्तावेज की हर पंक्ति को पढ़ा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। माइकल चुपचाप उसके बगल में खड़ा था, कागज से ज्यादा एजेंट के चेहरे को देख रहा था। आखिरकार सच अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि प्रतिक्रियाओं में ही प्रकट होता है। कुछ मिनट बीतने के बाद एस ने आखिरकार ऊपर देखा। यह दस्तावेज सही प्रतीत होता है महाराज। इसमें कोई छिपी हुई धाराएं नहीं है, कोई मोहर गायब नहीं है। सब कुछ मानक भाषा में लिखा है। तभी माइकल ने सिर हिलाया। उसके हाव भाव में तनाव थोड़ा कम हुआ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। जहां तक उसके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना की बात है, माइकल वास्तव में चिंतित नहीं था। हालांकि लायनहॉट में उसका केवल एक ही संपर्क था, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए माइकल जानता था कि वह राजधानी में बेधड़क होकर आगे बढ़ सकता है। बेशक इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता था। संतुष्ट होकर माइकल ने अपना ध्यान वापस एजेंट की ओर मोड़ा। 250 सोने के सिक्के, सही। एजेंट ने सिर हिलाया। जी हाँ महोदय, यही सूचीबद्ध मूल्य था। माइकल ने संदूक खोला, जिसके अंदर चमकते हुए सिक्के दिखाई दिए। उसने अंदर हाथ डाला और बिना किसी झिझक के पास ही रखे कपड़े पर 250 सोने के सिक्के गिनने लगा। एजेंट के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन माइकल ने उसकी उंगलियों में हल्की सी हलचल देखी, जिससे तनाव का आभास हुआ। जैसे ही आखिरी सिक्का अपनी जगह पर खनकर बैठ गया, माइकल ने फिर कहा, चलिए इस सौदे को अंतिम रूप देते हैं। एजेंट ने सिर हिलाया और जमीन के दस्तावेज की एक नई प्रति निकाली, जिसमें नए मालिक के नाम को छोड़कर बाकी सभी विवरण भरे हुए थे। उसने कागज को पलटा और नीचे की ओर एक खाली जगह पर निशान लगाया। बस यहाँ पूरा नाम लिख दीजिए महोदय और काम पूरा हो जाएगा। माइकल ने कलम नहीं उठाए। इसके बजाय उसने एस की ओर देखा। तुम करो। एस बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा और एजेंट के हाथ से कलम ले ली। लिखो माइक नॉट, माइकल ने सरल शब्दों में कहा। एस ने स्थिर हाथों से साफ और सुपाठ्य लिखावट में नाम लिखा।
स्याही कागज पर एक पल के लिए चमकी और फिर स्थिर हो गई। स्याही सूखते ही एजेंट ने आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया। बधाई हो महोदय, अब से आप इस संपत्ति के आधिकारिक स्वामी हैं। माइकल ने दस्तावेज को लपेटकर अपनी पोशाक में सुरक्षित रख लिया। उसका दिमाग पहले से ही अगले कदमों के बारे में सोचने लगा था। अच्छा लिया, चाबी लो और घर का दरवाजा खोलो। एजेंट ने देखा कि उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया और चला गया। माइकल कुछ देर और द्वार पर रुका रहा और उस साधारण लेकिन मजबूत घर को ऊपर की ओर देखता रहा। उसकी अपनी जगह, कोई शिविर नहीं, कोई छिपने की जगह नहीं, उसका। और ये तो बस शुरुआत थी। माइकल को उपलब्धि और संतुष्टि का एहसास हुआ। हालांकि यह वास्तविक दुनिया में नहीं था, लेकिन यह उनकी पहली सही मायने में संपत्ति थी। यह कोई आलीशान हवेली तो नहीं थी, लेकिन अधिकांश हवेली से बड़ी थी। 2 मंजिला इमारत, चिकनी धूसर पत्थर की दीवारों और ऊंची मेहराबदार खिड़कियों के साथ सामने के हिस्से को एक परिष्कृत लेकिन मजबूत रूप देती है। ऊपरी मंजिल से एक छोटी सी बालकनी निकली हुई थी जहां से सड़क का नजारा दिखता था। इसके अलावा एक और इमारत भी थी जो संभवतः भंडारगृह या नौकरों के रहने का कमरा थी और एक ढके हुए रास्ते से मुख्य घर से जुड़ी हुई थी। सामने का आंगन कमर जितनी ऊंची लोहे की बाड़ से घिरा हुआ था और एक चौड़ा लकड़ी का गेट एक पक्के आंगन में खुलता था जो एक गाड़ी के लिए काफी बड़ा था। इसके केंद्र में एक फव्वारा था जो फिलहाल सूखा हुआ था लेकिन सही सलामत था, जिसके आधार के चारों ओर लताएं लिपटी हुई थी। बाईं ओर एक छोटा सा बगीचा जड़ी बूटियों और छोटे फूलों से खिला हुआ था। स्पष्ट था कि किसी ने कभी इस जगह की देखभाल की थी। चाबी हाथ में लिए दरवाजे से वापस आया। दरवाजा खुला है महाराज। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया और आगे बढ़ा। अंदर प्रवेश द्वार एक विशाल लॉबी में खुलता था जिसमें पॉलिश किए हुए लकड़ी के फर्श थे और एक चौड़ी सीढ़ी दूसरी मंजिल तक जाती थी। ऊंची खिड़कियों से प्राकृतिक रोशनी अंदर आती थी जिससे अंदर का हिस्सा गर्म हो जाता था। बाईं ओर एक मेहराबदार मार्ग एक बड़े बैठक कक्ष में जाता था जिसकी दीवारों पर अंतर्निर्मित अलमारियां लगी हुई थी और एक बुझी हुई चिमनी थी। दाईं ओर एक भोजन कक्ष सीधे एक अच्छी तरह से सुसज्जित रसोईघर से जुड़ा हुआ है जिसमें एक मजबूत पत्थर का ओवन और लंबे तैयारी काउंटर लगे हुए हैं। ऊपर की मंजिल पर 4 कमरे थे। 2 शयन कक्ष थे जिनमें से एक स्पष्ट रूप से मुख्य शयन कक्ष था जिसमें एक निजी बालकनी और अंतर्निर्मित अलमारी की जगह थी। अन्य 2 कमरों का उपयोग अध्ययन कक्ष, अतिथि कक्ष या प्रशिक्षण स्थल के रूप में किया जा सकता है। लिया उसके बगल में चलते हुए पूरे स्थान का जायजा ले रही थी। मजबूत संरचना, साफ सुथरा लेआउट, अच्छा वेंटिलेशन। कुछ मरम्मत की जरूरत होगी लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं है। जैसे क्या? माइकल ने सहज भाव से पूछा। बिस्तर, उचित रोशनी, शायद नीचे बेहतर खाना पकाने की व्यवस्था। फिर सुरक्षा की बात करें तो खिड़कियों को मजबूत करें, ताले जांच लें और शायद किसी स्थानीय लोहार को बुलाकर मुख्य द्वार पर उचित अवरोध लगवा लें। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। उसने बाकी लोगों की ओर मुड़कर कहा, हम अभी सफाई और व्यवस्था करना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज रात तक ये जगह पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाए। जी हाँ महाराज, दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। हालांकि घर में बुनियादी फर्नीचर मौजूद था लेकिन कई चीजें गायब थीं और कई चीजों की मरम्मत अभी बाकी थी। अपने पास मौजूद सिक्कों की प्रचुरता के साथ माइकल ने लिया और के साथ दिन का शेष समय घर को सजाने और उसकी मरम्मत करने में बिताया जब तक कि राजधानी में शाम नहीं छा गई। अब तो यह वाकई घर जैसा लग रहा है। माइकल नए सिरे से सजाए गए लिविंग रूम के बीच में खड़ा था और पूरे दिन की मेहनत के नतीजों की सराहना कर रहा था। पत्थर की दीवारों को अच्छी तरह से साफ करके चमकाया गया था, लकड़ी के फर्श को साफ किया गया था और घर को गर्माहट और एक खास अंदाज देने के लिए कुछ आरामदायक कुर्सियां, एक मजबूत मेज और एक आरामदायक कालीन सहित नया फर्नीचर रखा गया था। यहाँ तक कि रसोई को भी अधिक कुशल उपकरणों से सुसज्जित किया गया था और एक अच्छी तरह से बना चूल्हा अब गर्माहट प्रदान करता था जो विशेष रूप से ठंडी रातों में आरामदायक होगा। शाम की धूप लंबी खिड़कियों से छनकर कमरे में आ रही थी जिससे कमरे में सुनहरी चमक फैल रही थी। अपना आखिरी काम पूरा करने के बाद लिया अतिथि कक्ष के एक दरवाजे पर खड़ा हो गया और अपनी पैनी निगाहों से काम की प्रगति का जायजा लेने लगा। मरम्मत का काम अच्छी तरह चल रहा है महाराज, बस कुछ आखिरी काम बाकी है। माइकल ने सिर हिलाया। उसका हाथ लकड़ी की मेज की ठंडी सतह से छू गया। उसे अभी भी औजारों की आवाज और उन मजदूरों की बातचीत सुनाई दे रही थी जिन्हें उसने उसी दिन काम पर रखा था। वे अभी भी आंगन में अंतिम काम कर रहे थे, कुछ और जड़ी बूटियां लगा रहे थे और पीछे के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले पत्थर के रास्ते के किनारे उचित प्रकाश व्यवस्था कर रहे थे। संतुष्टि भरी मुस्कान लिए कमरे में दाखिल हुआ। सब कुछ ठीक है महाराज, जगह सुरक्षित है। कुछ और दिन और हम मरम्मत का आखिरी काम पूरा कर लेंगे। उसके बाद बस साफ सफाई बनाए रखना बाकी रहेगा। माइकल ने उन दोनों पर एक नजर डाली और मन में संतुष्टि का भाव जागृत हुआ। उन्होंने अथक परिश्रम किया था और उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने भी। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। आज तुम दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया, माइकल ने खिड़की से ढलते सूरज की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा। तुम दोनों घर का ध्यान रखना। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं आज रात यहीं मिलूंगा और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपने लिए कुछ नए कपड़े ले लेना जो मेरी छवि को बेहतर बनाए। अचानक मिले निर्देशों से दोनों थोड़े अभिभूत हो गए। जब माइकल ने अपने जाने की बात कही तो वे उत्सुक थे कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। जी हाँ महाराज, उन्होंने एक साथ उत्तर दिया। बिना समय बर्बाद किए माइकल ने अपना घर छोड़ा और राजधानी से बाहर निकल गया। उसके कदम तेज और दृढ़ थे जो उसे उस निर्जन क्षेत्र की ओर ले जा रहे थे जिसके ऊपर से वह पिछली बार उड़ान भर चुका था। वहां पहुंचकर उसने अपने भंडारगृह से अपना ग्रिफिन निकाला और उस पर सवार हो गया। बड़ी सहजता से वह फिर से आकाश में उड़ गया। जैसे ही ग्रिफिन हवा में उड़ने लगा, माइकल का मन गहरी सोच में डूबा हुआ था।
उसकी आंखें नीचे की जमीन पर टिकी हुई थीं, उसके चेहरे पर चिंतनशील भाव थे। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? उसने मन ही मन सोचा। उसकी निगाहें क्षितिज की ओर भटक गईं। पिछली जगह दोबारा जाने के लिए एक अच्छा विकल्प लगती है, लेकिन माइकल वास्तव में कहाँ जा रहा था और क्यों? जैसे ही जन्मभूमि पर आकाश में अंधेरा छाने लगा, माइकल ने ऊर्जा का परिचित प्रवाह महसूस किया, क्योंकि उसके विकास बिंदु फिर से सक्रिय हो गए थे। माइकल के पास अब 101 विकास अंक थे, जो काफी बड़ी संख्या थी। इससे उसके मरे हुए सैनिकों को काफी फायदा हो सकता था, लेकिन आज उनकी यात्रा का कारण यह नहीं था। माइकल अपने मरे हुए सैनिकों पर पॉइंट्स खर्च करने की योजना नहीं बना रहा था। इस बार ये किसी अधिक व्यक्तिगत चीज के लिए था। अंततः अपनी प्रतिभा का उपयोग स्वयं पर करने का समय आ गया था। ग्रिफिन आसमान में और ऊपर उड़ गया और माइकल के विचार शांत हो गए। इस फैसले का भार बहुत अधिक था, फिर भी यह रोमांचक था। वह इस पल का इंतजार कर रहा था, एक ऐसा पल जहां उसके विकास बिंदुओं का उपयोग एक ऐसे परिवर्तन के लिए किया जा सके जिससे उसे सीधे तौर पर लाभ हो। आखिरकार वह लंबे समय से भारी काम संभालने के लिए अपने मरे हुए सैनिकों पर ही निर्भर रहा था। अब समय आ गया था कि ध्यान उनके स्वयं के विकास पर केंद्रित किया जाए। हालांकि माइकल को अभी भी खुद को विकसित करने के बारे में संदेह था। उन्हें इस विचार से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मन में एक डर बना हुआ था। यह डर केवल कुछ गलत होने की आशंका नहीं थी, यह विकास के साथ आने वाले दर्द की आशंका भी थी। आखिरकार उसने अब तक जो कुछ भी विकसित किया था वह सब अमर प्राणी थे, और उनमें से प्रत्येक ने दर्द का अनुभव किया था। अमर प्राणी दर्द महसूस कर रहे हैं, एक ऐसा दर्द जिसे वास्तव में उन प्राणियों द्वारा भी महसूस किया जा सकता था जिन्हें इससे प्रतिरक्षित माना जाता था। यह सोचकर मन विचलित हो गया। यह वाकई कुछ असाधारण रहा होगा। जैसे जैसे ग्रिफिन के पंख लगातार फड़फड़ाते गए, माइकल की उंगलियां उत्सुकता से तन गईं। उसके नीचे फैली हुई भूमि ऊबड़ खाबड़ भूभाग और घने जंगल का मिश्रण थी। कुछ ही देर में खुला घास का मैदान नजर आने लगा, विशाल, शांत और एकांत। ये वही स्थान था जहां कभी लकी, प्रिंस और स्पार्टन के बीच युद्ध हुआ था। उस समय धरती पर गहरे घाव थे, जादू, पंजे और क्रोध के निशान थे। लेकिन अब लड़ाई के बाद लकी द्वारा छोड़े गए प्रकृति के जादू के कारण धरती लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ये लगभग वैसा ही दिख रहा था जैसा माइकल को पहली बार मिला था। लेकिन इस समय माइकल के लिए इनमें से किसी भी बात का कोई महत्व नहीं था। उसका ग्रिफिन नर्म धरती पर आसानी से उतरा और माइकल के उतरते ही उसके पंख अंदर की ओर मुड़ गए। उसने कुछ पल रुककर अपने अंगों को फैलाया, उसके जूते घास में धंस रहे थे, और उसने शांत मैदान की ओर देखा। ये जगह भी बाकी जगहों जितनी ही अच्छी थी। कोई ताक झांक नहीं, कोई व्यवधान नहीं, बस शांति। माइकल मैदान के बीचों बीच पहुंचा। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। फिर एक विचार के साथ उसने अपना सिस्टम पैनल खोला। ग्रेटर देन प्रतिभा, अनंत विकास, उपलब्ध अंक 101, लक्ष्य माइकल नॉमन। माइकल अपने सामने हवा में चमकते हुए संकेत को घूर रहा था। उसकी उंगलियां उसके बगल में थोड़ी मुड़ी हुई थीं। हालांकि माइकल ने तुरंत खुद को विकसित करने का विकल्प नहीं चुना। उससे पहले उसे अभी भी कुछ काम करना बाकी था। उसने हवा में हाथ घुमाया और उसके सामने अंतरिक्ष जगमगा उठा। अपने भंडारण स्थान से स्पार्टन बाहर निकला। फिर एक और आदेश के साथ माइकल ने लकी और प्रिंस को बुलाया। गहरे हरे रंग की रोशनी की एक किरण बाहर की ओर फैल गई और जादू की चमक में दोनों आकृतियां प्रकट हो गईं। वे लकी और प्रिंस थे। उनके नीचे घास कांप रही थी। उनके आह्वान से उत्पन्न जादू अभी भी हवा में व्याप्त था। माइकल यही नहीं रुका। उसने अपना हाथ दोबारा उठाया। अमर आत्माओं को बुलाना, और फिर अमर आत्माओं को बुलाना।